Hello and a very warm welcome to each one of you in Commerce Education Hub. Today, in the class of BCom final year, a part of management finance topic will be unlocked today. Okay, so in any kind of business, small, middle, or large scale one, there comes a possibility of risk and buildation of trust between two parties. किसी भी बिजनेस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में दो फैक्टर होते हैं, एक है आपका रिस्क एंड द अनदर वन इज फाइनेंशियल ट्रस्ट। अब इन दोनों को स्ट्रांग बनाने के लिए और इनके जो भी बिजनेस ऑपरेशंस पर इंपैक्ट पड़ने वाले हैं उनको रिड्यूस करने के लिए, ओके, बिकॉज दोज इंपैक्ट्स विल बी नेगेटिव, और उन नेगेटिव इंपैक्ट्स को दूर करने के लिए या उनकी पॉसिबिलिटी को लेस आउट करने के लिए एक थर्ड पार्टी यहां पर आती है और जिसके हेल्प से हम बोथ द पार्टीज को रिस्क फैक्टर एलिमिनेट हो जाता है, और यह भी कहना उचित रहेगा कि वो रिड्यूस हो जाता है, एंड दैट इज नोन एज एस्क्रो अकाउंट। ओके, so let us go for a definition regarding the same. So we can say it is a kind of temporary service provided by the third party for any business or financial transaction. Okay, it is a kind of a temporary account service provided by third party in any business, किसी भी व्यापार में या वित्तीय संबंधी जितने भी हम कार्य कर रहे हैं, यानी कि हमारे फाइनेंशियल ऑपरेशंस। ओके, अब ये जो आपके बिजनेस एंड फाइनेंशियल ऑपरेशंस हैं, इनमें इसे क्या कर देता है एस्क्रो अकाउंट? reduces risk and trust issues. ओके, अब जाहिर सी बात है यहां पर जो भी पेमेंट्स हैं या जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अर्थात जो लेन देन है दोनों पार्टीज के बीच में, वो लैक्स, क्रोर्स और एक लार्जर अमाउंट में होता है, एक बल्क क्वांटिटी के साथ होना है। सो यहां पर बाइंग, सेलिंग, ओके, बिजनेस, फाइनेंस, ये चारों एस्पेक्ट्स जो हमारे कॉमर्स के हैं और ट्रेड के भी, इनमें क्या होता है, एक रिस्क और ट्रस्ट बिल्डअप होना जरूरी होता है। बायर को ये लगता है कि क्या मैंने अगर कहीं पेमेंट कर दिया इतना तो सेलर मुझे गुड्स देगा कि नहीं, और सेलर को ये लगता है कि मैं अगर कहीं इसे गुड्स प्रोवाइड कर दूं तो मुझे पेमेंट पूरा मिलेगा कि नहीं। सो इन दोनों के मध्य में in between the same we need to have a mediator kind of third party which can provide us a positive service to generate and build up trust. ओके, उस विश्वास को और उस रिस्क फैक्टर को कम कर देना है और ट्रस्ट को बिल्डअप कर देना है इन दोनों पार्टीज के बीच में। सो लेट अस लर्न इट मोर विद सम काइंड ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल्स। ओके, सो सबसे पहला मैं रियल लाइफ एक एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पर है एक हमारा बायर, ओके, जिसे हम पार्टी ए के नाम से कह देते हैं, और यहां आ जाता है आपका सेलर, ये हो गई आपकी पार्टी बी। ओके, अब बायर को ये लगता है कि क्या मैंने अगर पूरा पेमेंट कर दिया तो सेलर गुड्स प्रोवाइड करेगा कि नहीं, ये एक रिस्क फैक्टर है। और सेलर को ये लगता है कि मैंने अगर गुड्स पेड कर दिए और फुल पेमेंट अगर मुझे बाहर से नहीं मिला है, मान लीजिए 50% पेमेंट पर वो पूरे गुड्स ट्रांसफर कर दी, तो ये यहां पर ट्रस्ट इश्यू आ जा रहा है। सो इन दोनों को कोलेटरली यहां पर चलना है। सो इन दोनों फैक्टर्स को रिड्यूस और एलिमिनेट आउट करने के लिए यहां पर एक आ जाती है आपकी थर्ड पार्टी, एंड दैट इज नोन एज एस्क्रो अकाउंट। ओके, ये ओपन अप किया जाता है बैंक्स के द्वारा, या आप कह सकते हैं जो भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो मार्केट में है, प्राइवेट सेक्टर में एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर में। ओके, हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में ये जाना था, ठीक है, कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट जो अनुबंध होता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर स्टैंपिंग, ओके, और कोर्ट ऑफ लॉ में किया जाना है। तो जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध स्थापित होता है बायर और सेलर के साथ में, सो बीच में जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी जो हमारे रिस्क और ट्रस्ट इश्यूज को एलिमिनेट करेगी, वो होती है आपकी एस्क्रो अकाउंट, जो कि बैंक्स के द्वारा ओपन अप करी जाएगी। ओके, अच्छा, अब यहां पर क्या है,
बायर क्या करेगा, यहां पर आपको एस्क्रो अकाउंट को पेमेंट करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। ओके, सेलर क्या करता है, जैसे ही एस्क्रो अकाउंट के पास में बायर का पैसा आ जाता है, सेलर को इंफॉर्मेशन मिलती है और सेलर यहां पर गुड्स प्रोवाइड कर देता है। ये हो गया सेकंड स्टेप। अब आता है आपका थर्ड स्टेप। यहां से पेमेंट आ गया एस्क्रो अकाउंट के पास, सेलर ने प्रोवाइड कर दिए गुड्स, बट अभी वो पेमेंट किसके पास नहीं पहुंचा है, सेलर के पास। सो यहां पर क्या होता है, जो एस्क्रो अकाउंट है इसको इंटीमेशन मिल जाती है कि बायर ने तो पैसा दे दिया, लेकिन सेलर जो है हमारी सेकंड पार्टी उसने भी गुड्स प्रोवाइड कर दिए हैं पार्टी ए को। इन दैट केस जैसे ही गुड्स पूरे के पूरे ऑर्डर्स यहां पर फुलफिल कर दिए जाएंगे, या आप इसे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहना चाहें तो डिमांड जब सप्लाई को मीट आउट कर लेती है, तुरंत एस्क्रो अकाउंट क्या करेगा, यहां पर फुल पेमेंट कर देगा सेलर को, और ये हो जाता है आपका थर्ड स्टेप। सो हमने जाना कि फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड स्टेप, 3 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एस्क्रो अकाउंट सर्विस। हम इसे और गहराई से जानते हैं। ठीक है, लेट अस मूव अहेड विद अगेन रियल लाइफ एग्जांपल which in deep will provide us to understand the escrow account better. Okay, so kindly note it down. Okay, so now let us move ahead with another real life example. यहाँ पे जो आज इंडिया में सबसे ज्यादा फाइनेंशियली आप कह सकते हैं लार्जर अमाउंट्स में जो डील्स होती हैं, वो है आपका रियल एस्टेट सेक्टर। अब रियल एस्टेट में बिल्डिंग्स, प्लॉट्स, हाउसेस, विलास, ये सारी चीजों की परचेज, रेंट और सेलिंग चलती है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू रेरा, ओके, अकॉर्डिंग टू रेरा, अब ये रेरा क्या है आपके लिए, रेरा होता है रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, ये आपका आ गया रियल एस्टेट सेक्टर में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस अधिनियम एक्ट को रेडी किया हुआ है, और इसी के अकॉर्डिंगली हमारी जितनी भी डील्स हैं वो यहां पर की जाती है बायर और बिल्डर्स के बीच में। तो यहां अब हम इसे एक और रियल लाइफ एग्जांपल जो कि हमारा रियल एस्टेट का है, इससे जानते हैं। सो यहां देखिए आपका आ गया बायर। अब यहां मान लीजिए मैं ले लेता हूं 2 बायर्स, ए एंड बी। यहां आ गया आपका बिल्डर। ओके, यहां मैं एक छोटी सी बिल्डिंग बना देता हूं। ओके, इट इज अ काइंड ऑफ स्मॉल बिल्डिंग, आई होप इट वुड resume you as a building. Okay, so अब क्या होता है, यहां पर मैंने ले ली एस्क्रो अकाउंट की सर्विस। ओके, अब ये जो हमारा बायर है, ओके, ये बिल्डर्स को पेमेंट कैसे करेगा और बिल्डर कैसे इन्हें सर्विस प्रोवाइड करता है, ये जानने वाली बात है। अब मान लीजिए कि यहां पर अगर बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो 20% कंप्लीटेड है, सो ए और बी ये दोनों लोग एस्क्रो अकाउंट में जो अमाउंट डिपॉजिट करवाएंगे वो करवाएंगे कंस्ट्रक्शन का 20%। ओके, अब मान लीजिए इन्होंने पूरा वर्क कंप्लीट करके हमें दे दिया 50%, सो अगेन ये लोग 50% यहां पर पेमेंट दे देंगे, तो टोटल कितना हो गया आपका 70%। अब रही जो आपके बच जाते हैं 30% वर्क। ओके, ये 30% वर्क जिस दिन हमारा बिल्डर कंप्लीट कर लेगा उसमें से यहां पर ये 30% अमाउंट भी पहुंच जाता है एस्क्रो अकाउंट के पास, जो कौन प्रोवाइड करेगा, ए एंड बी। क्लियर? अच्छा, नाउ कम्स कि भाई कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट करने से ये रियल एस्टेट का वर्क पूरा नहीं हो जाता है। यहां पर जिस दिन बिल्डर पोजेशन दे देता है हमारे बायर को, पोजेशन मींस आपको हैंडओवर कर देता है आपका फ्लैट, आपका हाउस, जो भी विला है XYZ, वो जिस दिन हैंडओवर कर देगा यहां पर, उसी दिन एस्क्रो अकाउंट वो पेमेंट रिलीज कर देता है हमारे बिल्डर को। ओके, सो यहां पर आपने देखा कि जैसे जैसे इस वर्क ऑर्डर्स में ग्रोथ और प्रोग्रेस होने वाली थी, वैसे ही ये सारा पैसा एस्क्रो अकाउंट के पास आ गया। एस्क्रो अकाउंट को जिस दिन इंटीमेशन मिल गया कि हाँ बिल्डर ने पोजेशन आपको दे दिया, हैंडओवर कर दिया, वो पैसा राइट द मोमेंट रिलीज कर दिया जाता है बिल्डर को। सो दिस इज अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म ऑन हाउ द एस्क्रो अकाउंट वर्क्स। लेकिन इस मैकेनिज्म में देखिए एस्क्रो अकाउंट आपको 2 चीजें प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड्स? 2 थिंग्स। सबसे पहला तो इंस्पेक्शन, और जो दूसरा है आपका वो है
इंश्योरेंस। अब ये जो आपका इंश्योरेंस और जो इंस्पेक्शन है, ये करवाया जाता है उन सिक्योरिटीज के लिए जो हमारे बिल्डर ने और जो हमारे बायर्स ने यहां पर पुट ओवर की हुई है। अब ये जो थर्ड पार्टी है, ये आपसे लेती है कुछ चार्जेस इंस्पेक्शन और इंश्योरेंस के लिए, जो वो प्रोवाइड कर रहा है आपके सिक्योरिटीज को। अब सिक्योरिटीज क्या हो सकती हैं? कैश के फॉर्म में भी हो सकती है और नॉन कैश। कैश में मान लीजिए आपने कुछ चार्जेस उनको पे कर दिए और आपने अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, या आप कह सकते हैं कि कोई भी ज्वेलरीज या कोई भी ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स जिन पर आप सिक्योरिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको? इस थर्ड पार्टी को। ओके, और उस बिहाफ पर ही एस्क्रो अकाउंट आपके लिए वर्क करता है by charging you some kind of fees. Okay, so this was the topic which was based on elimination and reducing of risk factor and the trust factor in any large business or financial transactions. Hope you would have understood the topic better. Prepare your notes and study the same from your book. Thank you.